हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉन रिजिड रोटेटर के बारे में और देखेंगे किस तरह से नॉन रिजिड रोटेटर रिजिड रोटेटर से डिफरेंट होता है। देखिए, रिजिड रोटेटर के केस में हमने एक डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिडर किया था जो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करता है सच दैट जिन दो एटम से मिलकर वो मॉलिक्यूल बना होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। हम किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के दो एटम कंसिडर करते हैं m1 और m2 मासेस के, सच दैट इन दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस r है। तो रिजिड रोटेटर के केस में जो डिस्टेंस r है ये फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए हम उसे रिजिड रोटेटर कहते हैं। जबकि नॉन रिजिड रोटेटर के केस में जो डिस्टेंस r है, जिसे बॉन्ड लेंथ भी कहा जा सकता है, ये फिक्स नहीं रहता, इसमें वेरिएशन आती है और वो वेरिएशन आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब रिजिड रोटेटर की हेल्प से हमने रोटेशनल एनर्जी कैलकुलेट की थी डायटोमिक मॉलिक्यूल की, लेकिन उससे जो रिजल्ट मिला था वो एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं होता है मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन के अंदर ये जो डिस्टेंस है, ये जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं, ये फिक्स नहीं होती है, इनमें वेरिएशन आती है। इसलिए हम स्टडी करते हैं नॉन रिजिड रोटेटर की। तो जब भी किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम माइक्रोवेव रीजन में रखते हैं जिससे इनमें रोटेशन होता है, तो इन दो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये चेंज हो जाती है और ये चेंज होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो इस सिस्टम को कहा जाता है नॉन रिजिड रोटेटर। अब क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से डिस्टेंस चेंज होती है, तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल में डिस्टॉर्शन आता है और उस डिस्टॉर्शन को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन, जो डिपेंड करता है डायटोमिक मॉलिक्यूल के मास पे और जो बॉन्ड है इन दो एटम्स के बीच में, इसकी इलास्टिसिटी पे कि इसकी इलास्टिसिटी कितनी है। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो दो एटम से मिलके बना होता है। वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। नॉन रिजिड रोटेटर दो एटम्स का कॉम्बिनेशन है, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं m1 और m2 मासेस का, सच दैट इन दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस r है वो वेरी हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। तो पहले हम रिजिड रोटेटर के बारे में स्टडी करते हैं, फिर हम देखेंगे नॉन रिजिड रोटेटर किस तरह से रिजिड रोटेटर से डिफरेंट है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्क्रोडिंजर इक्वेशन कंसिडर की थी रिजिड रोटेटर की, जो इस फॉर्म की हमें मिली थी। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज़ है वो हमें रोटेशनल एनर्जी देती है डायटोमिक मॉलिक्यूल की। तो यहाँ से जो रोटेशनल एनर्जी आएगी वो ये वैल्यू आ जाएगी, जे यहाँ पे रोटेशनल क्वांटम नंबर है। तो इस रोटेशनल एनर्जी से हम रोटेशनल टर्म वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एफ जे। दिस इज इक्वल्स टू रोटेशनल एनर्जी अपॉन में एच सी। एच कैट की जगह हम पुट करेंगे एच अपॉन 2 पाई, तो करस्पॉन्डिंग जो टर्म वैल्यू है हमें वो मिल जाएगी एफ जे इज इक्वल्स टू जे इंटू जे प्लस 1 एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई सी। आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डायटोमिक मॉलिक्यूल का, जिसकी वैल्यू बराबर होगी म्यू आर स्क्वायर एंड म्यू इज़ द रिड्यूस मास। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई सी, ये कांस्टेंट है, तो हम इसको एक कांस्टेंट बी मान लेंगे, वेयर बी इज कॉल्ड एज द रोटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें जो रोटेशनल टर्म वैल्यू है वो मिल जाएगी एफ जे इज इक्वल्स टू बी इंटू जे प्लस 1, जे इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जे की वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट करेंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग जो टर्म वैल्यूज़ है वो मिल जाएंगी 0 2b 6b 12b एंड सो ऑन। अब ये जो रोटेशनल टर्म वैल्यूज़ हैं इनको हम दो लेवल कंसिडर कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से हम मान लेते हैं, दो लेवल कंसिडर कर लेते हैं। लोअर जो है, लोअर स्टेट या आप कह सकते हो जो लोअर एनर्जी लेवल है वो जे डबल डैश है और अपर जे डैश है। तो यहाँ से जो इनके करस्पॉन्डिंग जो टर्म वैल्यूज़ है उनका जो डिफरेंस है वो हमें स्पेसिंग बता देगा इन दोनों लेवल्स के बीच में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सिलेक्शन रूल होता है इस केस में वो रहता है डेल्टा जे इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। इट मीन्स अगर लोअर लेवल जे डबल डैश है तो इससे जो ऊपर वाला होगा वो इससे एक ही ज़्यादा होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं जे डैश इज इक्वल्स टू जे डबल डैश प्लस 1। तो यहाँ से जब हम स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे दो लेवल्स के बीच में तो वो इन दोनों टर्म लेवल्स के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। तो एफ जे की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो जे डैश के करस्पॉन्डिंग ये आ जाएगी, जे डबल डैश के करस्पॉन्डिंग ये आ जाएगी, क्योंकि सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जे डैश इज इक्वल्स टू जे डबल डैश प्लस 1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे हम ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है या आप कह सकते हो जो दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो हमें मिल जाएगा इस फॉर्म का 2b जे डबल डैश प्लस 1, या आप कह सकते हो 2b जे प्लस 1 इस फॉर्म का मिल जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जे यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, या आप कह सकते हो सेपरेशन आ जाएगा। तो जे की जगह जैसे हम 0 1 2 3 पुट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग सेपरेशन हमें मिल जाएगा 2b 4b 6b एंड सो
ऑन। तो यहाँ से हमने देखा कि जो रिजिड रोटेटर मॉडल है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है, लेकिन जब रियल सिचुएशन की बात आती है जहाँ पे मॉलिक्यूल रोटेशन के साथ साथ वाइब्रेशन भी करता है, तो वहाँ पे हम मॉलिक्यूल को रिजिड नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे हम यहाँ दो एटम्स कंसिडर कर रहे हैं, तो ये दो एटम्स रोटेशन तो करते हैं, साथ ही साथ इस लाइन के अलोंग वाइब्रेशन भी करते हैं, तो जिस वजह से हम इस मॉलिक्यूल को स्ट्रिक्टली रिजिड नहीं कह सकते। तो हम रिजिड रोटेटर मॉडल को एक्चुअल सिचुएशन में कंसिडर नहीं कर सकते, इसीलिए फिर हम नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल को कंसिडर करते हैं। अब जब नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल के अंदर जो रोटेशनल टर्म वैल्यू आती है एफ जे, वो यहाँ पे इसके इक्वल आती है, यानी रिजिड रोटेटरी केस में तो यहीं तक ही थी, यहाँ पे ये टर्म एक्स्ट्रा आती है, और ये टर्म एक्स्ट्रा आती है क्योंकि यहाँ पे ये वाइब्रेट करता है मॉलिक्यूल, दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं रहता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इसीलिए यहाँ पे ये टर्म एक्स्ट्रा आ जाती है। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमें ये टर्म मिलती है। डी यहाँ पे कांस्टेंट है जिसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट, एंड इट इज़ वेरी वेरी लेस देन बी, दैट इज़ द रोटेशनल कांस्टेंट, और डी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलती है। अगर हम सिलेक्शन रूल की बात करेंगे नॉन रिजिड रोटेटर के केस में, तो वो रहता है डेल्टा जे इज इक्वल्स टू +-1, तो हम यहाँ कह सकते हैं जो रोटेशनल लाइन आएंगी इस मॉडल की वो हमें मिलेंगी फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के अंदर। तो अगर हम स्पेसिंग की बात करते हैं यहाँ पे, या जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू है उसकी बात करते हैं, तो वो दो टर्म वैल्यूज़ जो हमें मिली है उनका डिफरेंस होगा। तो नॉन रिजिड रोटेटर के केस में वो वैल्यू इसके बराबर आती है, जबकि अभी हमने देखा था कि ये जो न्यू रोटेशनल है जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है रिजिड रोटेटर के केस में यहीं तक ही थी। तो यहाँ पे ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, और ये एक्स्ट्रा क्यों आ रही है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट कर रहा है, एंड वाइब्रेट करने की वजह से दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो करस्पॉन्डिंग हमें ये वैल्यू मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो इक्विडिस्टेंट नहीं होती है, और जैसे जैसे हम जे को इंक्रीज़ करते जाते हैं सेपरेशन डिक्रीज़ होता जाता है, यानी जैसे जैसे हम रोटेशनल क्वांटम नंबर को इंक्रीज़ करते जाएंगे सेपरेशन डिक्रीज़ होता जाएगा। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो रिजिड रोटेटर है उसके अंदर हमने देखा था कि दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स था, या आप कह सकते हो जो बॉन्ड होता है द एटॉमिक मॉलिक्यूल का वो रिजिड होता है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशंस के अंदर जो ये बॉन्ड है वो रिजिड नहीं होते, क्योंकि मॉलिक्यूल वाइब्रेशन शो करता है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल फास्टर एंड फास्टर रोटेट करता जाएगा, जो बॉन्ड लेंथ है वो उतनी ज़्यादा लंबी होती जाएगी, और वो लंबी होती जाएगी सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन की वजह से। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिनके रिजल्ट्स ये बताते हैं कि जैसे जैसे हम जे को इंक्रीज़ करते हैं बी डिक्रीज़ होता है। जैसे हम देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंटल डाटा से एक कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसिडर किया गया है, तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी शो की गई है, फ्रीक्वेंसी में चेंज बताया गया है, तो जैसे जैसे इस जे की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, यहाँ हम देख सकते हैं जो सेपरेशन है ये सेपरेशन डिक्रीज़ होता है, यानी सेपरेशन 2b आप कह सकते हो 2b डिक्रीज़ हो रहा है, तो इट मीन्स b डिक्रीज़ हो रहा है। सेकेंडली अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ हम HF का कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं जैसे जैसे आपका J इंक्रीज़ होता है जो R की वैल्यू है ये इंक्रीज़ होती जाती है। इट मीन्स हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि J को इंक्रीज़ करने पर जो सेपरेशन है यानी जो 2b है या b कह सकते हो वो तो हमारा डिक्रीज़ होता है, लेकिन आर इंक्रीज़ होता है। आर ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस था, तो जैसे जैसे हम रोटेशनल क्वांटम नंबर को इंक्रीज़ करते हैं जो सेपरेशन है बी जो है वो तो डिक्रीज़ होता है, लेकिन जो आर है वो इंक्रीज़ होता है। अब क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो आर तो हम ऐसे भी देख सकते हैं जैसे रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ये थी, अब यहाँ से हम कह रहे हैं कि जे के इंक्रीज़ होने पर बी डिक्रीज़ हो रहा है। अगर बी डिक्रीज़ हो रहा है तो इट मीन्स आई इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आई तो इंक्रीज़ हो रहा होगा, और आई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब आर इंक्रीज़ हो रहा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जे को इंक्रीज़ करने पर सेपरेशन तो डिक्रीज़ होता है लेकिन आर इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ से क्योंकि आप देख रहे हो कि आर इंक्रीज़ हो रहा है यानी दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्रिक्टली रिजिड नहीं होता है, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ है जो आर है वो इंक्रीज़ होती है जे के इंक्रीज़ होने पर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अगर हमें एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन चाहिए किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल का, तो उसके लिए हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल को नॉन रिजिड रोटेटर कंसिडर करना पड़ेगा, तभी हम उसके बारे में एक्चुअल में स्टडी कर पाएंगे। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर चुके हैं कि जैसे जैसे हम जे को इंक्रीज़ करते हैं जो स्पेसिंग है वो स्मॉलर होती जाती है, यानी जो बी की वैल्यू स्मॉल मिलती जाती है। अब गैप जब स्मॉल होता जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टॉर्शन हमें मिलेगा मॉलिक्यूल के अंदर, उस डिस्टॉर्शन को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन और सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट।
जो बॉन्ड लेंथ है वो डिपेंड करती है, किसी मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ है वो डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल किस रोटेशनल लेवल के अंदर प्रेजेंट है। अब जो केमिकल बॉन्ड है वो इलास्टिक होता है, अभी हमने देखा, क्योंकि वो चेंज होता है, वेरी करता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वो रिजिड नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे आपका जे इंक्रीज होता है, यहाँ हम देख सकते हैं जे को इंक्रीज करने पर, यानी कि जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है वो इंक्रीज होता है, तो मॉलिक्यूल जो है वो फास्टर एंड फास्टर रोटेट करता है। तो इसकी वजह से न्यूक्लियस एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो बॉन्ड है वो स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, यानी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो जो मॉलिक्यूल है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है बाय स्ट्रेचिंग इट्स बॉन्ड लेंथ। तो इस वजह से हमारा जो मॉडल है, जो प्रीवियस मॉडल है रिजिड रोटेटर मॉडल, हमें उसको इम्प्रूव करना पड़ा, और यहाँ पे हमें जो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन है इसको कंसिडर करना पड़ा, और इसीलिए हम नॉन रिजिड रोटेटर की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी की एक्सप्रेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, वो हमें मिल जाएगी ये वैल्यू, b इंटू जे प्लस वन माइनस डी जे इंटू जे प्लस वन का होल स्क्वायर, वे डी इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट एंड बी इज़ द रोटेशनल कांस्टेंट। तो अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि ये एनर्जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर हमें कैसे मिलती है। तो देखिए, इसके ओरिजिन के बारे में स्टडी करते हैं। ओरिजिन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल बिहेवियर, क्लासिकल बिहेवियर के बेस लेके फिर हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, और वो रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहाँ पे हमने ये कंसिडर किया है। अब हम मान लेते हैं कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है, और यहाँ जो दो एटम से मिलके जो सिस्टम है इसको हम एक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं, एक सिंगल पार्टिकल जिसका रिड्यूस मास है म्यू, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में कंसिडर किया था। तो यहाँ पे ओमेगा कंसिडर कर लिया, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, और म्यू उसका रिड्यूस मास। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जब कोई भी रोटेशन नहीं था इनिशियली, जब इक्विलिब्रियम पे थे दोनों एटम, तो उस वक्त उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो था आर नोट, और जैसे जैसे वो इंक्रीज होता गया डिस्टेंस ड्यू टू देयर वाइब्रेशन, तो वो डिस्टेंस इंक्रीज होके आर बन गया। तो यहाँ पे हमने एक सिंगल पार्टिकल कंसिडर किया, पूरे सिस्टम को मान लिया। इनिशियली जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस उसका आर नोट है, और जब वाइब्रेट करता है तो उसका डिस्टेंस आर रहता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा इस केस में Fc से हम उसको डिनोट करेंगे। उसकी वैल्यू जैसे हम जानते हैं Fc की वैल्यू होती है mv² अपॉन में r। रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो गई, तो Fc की वैल्यू mv² अपॉन r आती है, लेकिन यहाँ पे मास की जगह हम रिड्यूस मास यूज़ करेंगे तो Fc की वैल्यू आ जाएगी μv² अपॉन में r। अब एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन रहता है, तो यहाँ हम v की जगह पुट करेंगे तो हमें Fc की वैल्यू मिल जाएगी म्यू ओमेगा स्क्वायर r। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये बैलेंस होगा विद द रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होती है Fr से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है Fr इज इक्वल्स टू के आर माइनस आर नोट। ये आर माइनस आर नोट जो है ये डिस्प्लेसमेंट है कि फाइनल जो पोजीशन थी वो आर मिली ड्यू टू वाइब्रेशन, और इनिशियली जो इक्विलिब्रियम में थी वो थी आर नोट। तो फाइनल माइनस इनिशियली हमें क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ जाएगी ये के। यहाँ पे जो है वो फोर्स कांस्टेंट उस बॉन्ड का, जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है उसका फोर्स कांस्टेंट के है, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल के जो दोनों न्यूक्लियाई उसको कनेक्ट करता है उस बॉन्ड का। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc है ये हमारा बैलेंस हो जाएगा बाय द रिस्टोरिंग फोर्स Fr। तो दोनों बैलेंस कर लेते हैं एक दूसरे को, तो बैलेंस कर लेते हैं तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। Fc की वैल्यू पुट करेंगे, Fr की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल जाएगी के आर नोट अपॉन में के माइनस म्यू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते जाओगे, अगर एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज़ करोगे तो आप यहाँ से कह सकते हो ओमेगा इंक्रीज़ होगा, और अगर ओमेगा इंक्रीज़ होगा तो के माइनस म्यू ओमेगा स्क्वायर डिक्रीज़ होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी ओमेगा इंक्रीज़ होता जाएगा तो ये डिनोमिनेटर जो है ये डिक्रीज़ होता जाएगा, और इसका मतलब ये डिक्रीज़ होगा तो हमारा आर इंक्रीज़ होगा। तो हम वैसे भी देखते हैं कि जैसे हमारा जे इंक्रीज़ होता है, हमने ऑलरेडी पीछे देखा था कि जैसे जैसे जे इंक्रीज़ होता हुआ जाता है, हायर एंड हायर लेवल पे मॉलिक्यूल जाता है, तो जो आर है वो इंक्रीज़ होता जाता है, यानी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ होती जाती है। अब अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें मॉलिक्यूल की, तो टोटल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई यहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा यहाँ पे है एंगुलर वेलोसिटी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है जो कि आर माइनस आर नोट के बराबर है, तो हाफ ऑफ के आर माइनस आर नोट का स्क्वायर आ जाएगा। अभी हमने देखा कि Fc इज इक्वल्स टू Fr था, तो वहाँ से हम R माइनस आर नोट की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, और इस वैल्यू को यहाँ पे
एनर्जी की वैल्यू में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ई की वैल्यू हमें मिल जाएगी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ के म्यू स्क्वायर ओमेगा 4 आर स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर। यहाँ से के की एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर हम इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें आई ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल जाएगा और ये टर्म हमें आ रही है एज इट इज़ हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर मिल गई। अब हम जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम एल होता है वो आई ओमेगा के बराबर होता है। तो यहाँ से इस पार्ट को, जो फर्स्ट पार्ट है टर्म है इसको हम आई से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ऊपर हमें आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा जिसे हम एल स्क्वायर लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर 2i एज इट इज़। जो फर्स्ट टर्म है इस एनर्जी की वो आ जाएगी हमारी एल स्क्वायर अपॉन में 2i। अब हमारी ये जो टर्म है इसको हम आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा एल की 4 अपॉन में 2i स्क्वायर के आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो एनर्जी की वैल्यू है ये इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें मिल जाएगी। अब क्वांटम रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग ये जो एल है ये क्वांटाइज्ड होता है और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन एच कट, वेयर जे इज़ द रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो यहाँ से ये जो क्लासिकल रिजल्ट हमें मिला है इसको हम क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट में चेंज कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन एच कट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एनर्जी एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ जूल्स। तो ये एनर्जी की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पे। अगर इस एनर्जी की वैल्यू हमें वेव नंबर के टर्म्स में लेना है तो हम उसको डिनोट करेंगे न्यू जे बार से। तो ये वैल्यू आ जाएगी ई जे अपॉन एच सी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अभी हमने पीछे देखा था कि जो वैल्यू हमें मिली थी यही एनर्जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर फॉर ए नॉन रिजिड रोटेटर वो इस फॉर्म की दिखाई गई थी जो फाइनल इक्वेशन मिलनी चाहिए और अभी हमें मिली यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे जो एक चीज़ आप दोनों में देख सकते हो, देखिए ये भी यहाँ पे इस फॉर्म का मिल जाएगा और ये भी आ जाएगा, लेकिन ये जो साइन है ये यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। तो इसके आगे हम कंसिडर करते हैं तो इसके लिए हमें एक अप्रॉक्सीमेशन कंसिडर करना होगा। यहाँ पे जो आर है ये एक्सटेंडेड बोन लेंथ है। एक्सटेंडेड का मतलब जो इनिशियल थी अगर वो आप आर नोट बोल रहे हो यानी इक्विलिब्रियम के ऊपर, और बाद में जब वो एक्सटेंड हो जाती है तो एक्सटेंड होके जो मिलती है जो बोन लेंथ वो हमारी आर हो जाती है। और ये जो एक्सटेंशन होता है बोन लेंथ के अंदर ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो हमने बी की वैल्यू जब कैलकुलेट की थी रिजिड रोटेटर के केस में तो वहाँ पे हमने बोन लेंथ आर नोट को कंसिडर किया था। यहाँ पे हम आर देख रहे हैं तो हम आर और आर नोट के बीच में पता लगा सकते हैं कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमें मिली है जिस तरीके से रिजिड रोटेटर के केस में वो इन टर्म्स ऑफ आर नोट थी, यहाँ पे भी हम इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ आर नोट एक्सप्रेस करेंगे इंस्टेड आर। तो इसके लिए हम एक अप्रोक्सीमेशन कंसिडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी की जो वैल्यू मिली है इन टर्म्स ऑफ जूल्स वो हमें ये मिली है। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये आई की वैल्यू क्या होती है म्यू आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई जो है वो आर की पावर -2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम सेकंड टर्म की बात करें एनर्जी एक्सप्रेशन के तो यहाँ से हम देख सकते हैं ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/आई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा आर की पावर -6 से। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से देखा गया है, प्रूव किया गया है कि जो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन आता है वो जो बोन लेंथ को चेंज करते हैं यानी उसकी वजह से जो बोन लेंथ में चेंज आता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट का चेंज आता है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो एनर्जी में चेंज आया (10⁻⁻6) तो काफ़ी स्मॉल अमाउंट का चेंज आता है। तो इसीलिए जो सेकंड टर्म है उसके अंदर हम आर को आर नोट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड टर्म है इसके अंदर हम आर को रिप्लेस कर देंगे आर नोट से और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में किया उनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर वो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी। यहाँ पे आर की जगह आर नोट और ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे साइन भी जो है वो मैच हो रहा है फाइनल रिजल्ट से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो न्यू जे बार आया है यानी जो एनर्जी की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर वो हमें इस तरह की मिल जाएगी। अब जो सेकंड टर्म है इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ बी लेके आते हैं यानी कि रोटेशनल टर्म की फॉर्म में लेके कांस्टेंट की फॉर्म में लेके आते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे बी की वैल्यू है h/8π²IC। अब न्यू बार जो यहाँ पे है इसे कहा जाता है वाइब्रेशनल टर्म और इसकी वैल्यू होती है 1/2πc√k/μ वेयर k इज़ द फोर्स कांस्टेंट एंड म्यू इज़ द रिड्यूस मास। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे नॉन रिजिड रोटेटर एक्सप्रेशन जो फाइनल इक्वेशन हमें मिलती है जहाँ पे यहाँ डी होता है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं डी किसके बराबर आ जाए क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर आ गई डी इंटू जो ये सेकंड टर्म हमें मिलती है हमने देखा था नॉन रिजिड रोटेटर के लिए जो फाइनल इक्वेशन हमें मिलती है वो यहाँ पे रहता है डी इंटू जे +1 का होल स्क्वायर
और ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे हमने अभी देखा किसके बराबर आ गई, 4b³ अपॉन में न्यू बार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी 4b³ अपॉन में न्यू बार का स्क्वायर, वे न्यू बार इज़ द वाइब्रेशनल टर्म। अब यहाँ से हम कह सकते हैं d जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रहेगा। आप देख सकते हो b जो है पॉजिटिव है, न्यू बार का स्क्वायर पॉजिटिव है, तो d हमेशा हमें एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे j इंक्रीज़ होता जाएगा जो एनर्जी गैप है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से न्यू जे बार की वैल्यू हमें ये मिल गई फॉर इन केस ऑफ ए नॉन रिजिड रोटेटर। तो यहाँ से हम कॉमन अगर लेते हैं j इंटू j+1 इन दोनों टर्म से अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे अंदर रह जाएगा b माइनस डी j इंटू j+1, जबकि रिजिड रोटेटर के केस में ये वैल्यू थी न्यू जे बार की, एनर्जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर ये थी। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं जो बी इफेक्टिव है, यानी ये जो वैल्यू बी इफेक्टिव कही गई है ये बराबर यहाँ पे आ जाएगी तो इसके। अब यहाँ पे जो d है जो सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट है इसका ऑर्डर रहता है 10⁻³ वेव नंबर्स यानी सेंटीमीटर इन्वर्स में, और b जो है रोटेशनल कांस्टेंट इसका ऑर्डर रहता है 10 सेंटीमीटर इन्वर्स में। तो यहाँ से जो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे j को इंक्रीज़ करते हैं बी इफेक्टिव, जैसे आप j को इंक्रीज़ करोगे क्योंकि d आपका तो पॉजिटिव नंबर है तो j को इंक्रीज़ करने पर बी इफेक्टिव डिक्रीज़ होता है। तो d जो है वो काफ़ी लेस देन b है, तो हम यहाँ देख सकते हैं जो भी डिफरेंस हमें नोट करना है इन केस ऑफ रिजिड रोटेटर एंड नॉन रिजिड रोटेटर वो हमें तभी मिलेगा जब j की जो वैल्यूज़ हैं वो हायर वैल्यूज़ होंगी, तभी हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे बिटवीन रिजिड एंड नॉन रिजिड रोटेटर। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो एनर्जी की वैल्यू आई है इन केस ऑफ ए नॉन रिजिड रोटेटर वो हमें ये मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, ये मिल जाएगी नॉन रिजिड रोटेटर की। यहाँ पे बी इफेक्टिव हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर अब हम बात करते हैं रोटेशनल ट्रांजिशन की, यानी जो ट्रांजिशन रूल्स हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं डेल्टा J = +-1, उसके करस्पॉन्डिंग किस तरीके से ट्रांजिशन होती है सिलेक्शन रूल पे बेस्ड। तो देखिए यहाँ पे हम 2 लेवल्स कंसिडर कर रहे हैं। लोअर लेवल हमने J कंसिडर किया, इसका क्वांटम नंबर J है, अपर लेवल का J+1 है। तो यहाँ पे जब इसके बीच का हम डिफरेंस नोट डाउन करेंगे तो वो इन दोनों की वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस होगा, वो हमें स्पेसिंग बता देगा। तो यहाँ से डिफरेंस कंसिडर हम करेंगे तो यहाँ से जो डेल्टा न्यू जे बार हमें मिलेगा, न्यू J+1 अभी पीछे से हमने वैल्यू देखी, J की जगह J+1 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगी, और J को J एज इट इज़ रहने देंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो b इंटू J+1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये टर्म मिल गई। d वाली टर्म्स हमने अलग से रख ली, d वाली टर्म में ये A² माइनस B² हमें मिल गया जिसकी वैल्यू होती है a+b इंटू a माइनस b। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी। तो यहाँ से डेल्टा न्यू जे बार जो डिफरेंस आएगा दोनों लेवल्स के बीच में, जो स्पेसिंग हमें मिलेगी वो इस फॉर्म की आ जाएगी यहाँ पे, और इसको हम 2 कॉमन ले लिया तो ये बाहर आके हमारा इससे भी 2 बाहर आ जाएगा, 4 बन जाएगा, और यहाँ से डेल्टा न्यू जे बार की वैल्यू ये मिल जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम आएगा नॉन रिजिड रोटेटर का वो रिजिड रोटेटर की तरह ही है, उसी की तरह सिमिलर है, एक्सेप्ट यहाँ पे जो हर एक लाइन है वो थोड़ा लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ डिस्प्लेस हो जाती है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इंक्रीज होती है इस फैक्टर से। आप देख सकते हो J+1 का क्यूब हमें यहाँ मिल रहा है, तो जैसे जैसे आप J को इंक्रीज करते जाओगे J+1 क्यूब फैक्टर और इंक्रीज होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स द लोअर फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे जो D है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट कह रहे हैं, इसकी हेल्प से हम एक तो J की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन द ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा, और इसके अलावा हम रफली एस्टिमेट कर सकते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी न्यू बार ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा था D की वैल्यू हमारी ये थी, तो यहाँ से अगर हम न्यू बार का स्क्वायर निकालेंगे तो 4b³ अपॉन d, न्यू बार का लगाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं HF का, यहाँ पे जो डेल्टा न्यू जे बार आता है इन केस ऑफ HF वो इसके बराबर होता है, और जो फाइनल इक्वेशन मिलती है नॉन रिजिड रोटेटर की वो हमने ये देखी थी डेल्टा न्यू जे बार की। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से 2b की वैल्यू हमारी किसके इसके बराबर आ जाएगी, इधर से हम b निकाल लेंगे, 4d की वैल्यू उसके बराबर हम d निकाल लेंगे। तो b और d अगर हमें पता है तो उसकी हेल्प से हम जो ये न्यू बार है जिसे हम कह रहे हैं, अभी हमने पीछे देखा न्यू बार इज़ द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यू बार की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, √4b³ d, b की वैल्यू d की पुट करी तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 4040 वेव नंबर्स। सो दिस इज़ अबाउट द नॉन रिजिड रोटेटर।